सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। वित्त विभाग धन के विषय की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ धन संबंधित कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे, वो भी नवांश से। इससे पहले हमने आपके साथ लग्नांश की चर्चा की थी। जन्म कुंडली में और नवांश में क्या फर्क है ये आपको बताया था। फिर कह देता हूं, जन्म कुंडली पूरा मकान है, नवांश चक्र नींव है। अंदर कितना मजबूत सामग्री पड़ी हुई है वो नवांश चक्र बताता है। जब किसी भाग के, किसी भी लग्न के 9 भाग किए जाएं और 9 भाग में जो नवांश होता है उसको भाग्यांश कहा जाता है। जैसे लग्न का स्वामी आपका मेष है मंगल। अब मेष लग्न में 9 भाग किए गए, उसमें देखना है कि 9th यानी आपके लग्न का भाग्य का कारक कौन है। उसका जो प्रतीक है, उसका जो निचोड़ है वो नवांश है। तो हम वित्त विभाग, वित्तीय व्यवस्था के साथ साथ आपको कुछ और चर्चा छोटे से वीडियो में बताएंगे, समझिएगा। ये मैंने मान लीजिए जन्म कुंडली मान लीजिए या नवांश चक्र मान लीजिए, हमने एक ही वीडियो में एक ही चक्र से, चार्ट से दोनों चीजों का वर्णन करना है। आपको समझना होगा, आपकी जन्म कुंडली में देखिए धन भाव का स्वामी कौन है, ठीक है। अब उसके बाद आप अपने नवांश चार्ट पे आ जाइए, बहुत बारीक से समझिएगा। ये हम नवांश चक्र का वर्णन करने जा रहे हैं। नवांश, ये नवांश चक्र है। हम यहां कोई लग्न रख लेते हैं। फर्ज कीजिए हमने यहां 6 रख लिया, यहां 7 कर दिया। हमने एक लग्न ले लिया कन्या, ठीक है। सारी चीजें हमने बिठानी है, राशियां बिठानी हैं और कुंडली के ही माध्यम से आपको यहां समझना होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली में हीन बैठा है, बुरा बैठा है, नुकसान देने वाला बैठा है, तो आप निराश हो जाते हैं। कब होगा मेरे पास, किस आयु में होगा मेरे पास धन, ऐसी बार बार आपके अंदर एक अपेक्षा होती है, एक जिज्ञासा होती है। उसका समुचित निर्णय देने के लिए आपको नवांश में चले आना है, किस आयु में आपको धन मिलेगा। व्याख्या बहुत बड़ी है, लेकिन वीडियो छोटा बनाएंगे ताकि आपको छोटे छोटे वीडियो में समझने में आसानी रहे। मान लीजिए आपके जन्म कुंडली में वित्त भाग का यानी धन भाग का, कुटुंब भाग का स्वामी कोई भी है, वो लग्न में आकर बैठ गया हो नवमांश में, तो उसे कहते हैं लग्नांश। प्रथम भाग में आपके पास बेशक धन ना रहा हो, लेकिन जैसे ही आप आयु के कुछ समय पर्यंत 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद प्रवेश करते हैं या 32 वर्ष पर प्रवेश करते हैं, तो आपका वो जो वित्त भाग का धनेश है वो लग्न के अंश में बैठा हुआ होगा। तो जातक को 30 वर्ष के उपरांत अचानक भाग्योदय का योग बना देगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा ये समझिए। मान लीजिए आपके लग्न का स्वामी जो है, धन का स्वामी जो है, वो कुंडली में अष्टम बैठा है। तो अष्टम में होने के कारण जो आपका जीवन प्रारंभिक चरण रहा है, निरंतर आपको नुकसान रहे, बीमारी, रोग, हॉस्पिटल,
व्यर्थ के खर्च होते रहे। लेकिन जस्ट आप 30 वर्ष में जब निकले तो आपको आपका जो धनेश है वो नवमांश में पाया गया, लग्नांश में। लग्नांश में जब पाया गया तो यहां पर स्टार्टिंग करते हैं हम। 12 6 18, 18 3 21, 9 30 केंद्र के सारी गिनतियां मैंने ले ली। अब ठीक 24 से 30 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति का भाग्योदय नवमांश कर देगा। यदि वित्तांश जो आपका वित्त का स्वामी है, धन का स्वामी है, वो लग्न में बैठा हुआ हो तो ठीक, इसको और हम आगे लेकर चलते हैं। अब ये जो वित्तांश है, धनांश है, धन का स्वामी है, लग्नांश में होने की वजह से जातक को अत्यंत धनवान बनाएगा 30 वर्ष के अंतराल में। अब चाहे व्यवसाय के माध्यम से, चूंकि यहां कन्या लग्न है तो ये व्यवसाय के माध्यम से, गवर्नमेंट जॉब में अगर जाएगा तो बैंकिंग, टीचिंग, अगर प्राइवेट में जाएगा तो सॉफ्टवेयर, आईटी सेक्टर से इस व्यक्ति को अचानक 30 वर्ष में धन लाभ होगा। इस व्यक्ति को धन लाभ के लिए अपने जन्मभूमि को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो धन का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ था वह अब नवांश चक्र में लग्न में आ गया। ठीक है, तो आपको 30 वर्ष में धन की अच्छी व्यवस्था बनाता है। अगर ये धन का स्वामी कुंडली में वित्तांश में बैठ जाए, धनांश में बैठ जाए, तो कुटुंब के द्वारा, परिवार के द्वारा आपको धन लाभ होगा। आप अपने परिवार में रह करके कौटुंबिक सुख के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आपका परिवार आपके साथ तालमेल मिलाकर के जीवन में सहयोग देगा और अपने खेती बाड़ी, व्यापार इत्यादि से घर पर रहकर ही कुटुंबियों के साथ आप धनागम करेंगे और आपका जो जीवन साथी है वो भी आपके साथ पैसा कमाने में हाथ बटाएगा, क्योंकि आपका धन का स्वामी वित्तांश में आ गया। वित्तांश ये कुटुंब भी है, मुख भी है। तो मुख यानी वाणी के द्वारा, कुटुंब यानी कुटुंब के द्वारा, विद्या यानी विद्या के द्वारा आपको धन लाभ होगा। ठीक है, अगर धनेश यहां पर पाप ग्रह हुआ और नवमांश में द्वितीय घर बैठ जाए तो जातक को अपने कौटुंबिक परिजनों से क्लेश मिलेगा, दुख मिलेगा। जातक चाहे अपने लिए कुछ न करे, परिवार के लिए करेगा, पर परिवार उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, बुराई करेगा। ठीक है, और पाप ग्रह होने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, 2 विवाह आदि होने की संभावनाएं बना देगा। इसलिए देखना है कि आपके धन का स्वामी शुभ ग्रह है, शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, नवमांश में शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पास उन रिश्तों से, उन संबंधों से, जिन ग्रहों में, जिन घरों में आपका धनेश बैठा है, उन घरों से जो दृष्टि पड़ रही है धनेश पर, उनके द्वारा आपको लाभ और हानि देखना चाहिए। जब आपके लग्न का स्वामी, वो चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन जब आपके वित्त का स्वामी, धन का स्वामी तृतीय भाव में नवमांश चक्र में आ जाए, इसको कहते पराक्रमांश। अगर आपके धन का स्वामी पराक्रमांश में तृतीय भाव में बैठा होगा, तृतीय भाव क्या है? जातक का बल है, भुजा है, पुरुषार्थ है, मित्र हैं, विदेशी छोटी मोटी हवाई यात्राएं हैं, तो विदेशी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हवाई जहाज की यात्राएं, फिल्म इंडस्ट्री से, आपके लेखन मार्ग से, राइटिंग क्रिएटर होने के मार्ग से,
राइटर होने के मार्ग से और अपने मित्रों की सहायता से, छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपको धन मिलेगा और उनके साथ रहकर आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपका धनेश बैठा हुआ है कुंडली में, पराक्रमांश में। आप बलवान होंगे, आपके किए हुए कार्य सफल होंगे, आपके संबंधी आपके साथ स्नेहिल बर्ताव रखेंगे। लेकिन अगर पाप ग्रह होगा, नवमांश चक्र में पराक्रमांश में बैठ जाएगा, तो आप स्वार्थी प्रकृति के होंगे। मित्र, छोटे भाई बहन और जो भी आपके परिचित हैं, उनसे आप लाभ लेना चाहेंगे, लेकिन आप उनको लाभ देना नहीं चाहेंगे, तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। ऐसे में मां का भी स्वास्थ्य लाभ नहीं रहता। तो हमारा जो मूल कहने का भाव है वो है आपके धन के स्वामी अगर नवमांश में लग्न में बैठे हैं तो क्या अवस्था होगी, नवमांश में वित्तांश में बैठे हैं तो क्या अवस्था होगी, पराक्रमांश में बैठे हैं तो क्या अवस्था होगी। अब हमने चौथे घर को भी देख लेना। अगर आपका जो वित्तांश, वित्त का स्वामी, धन का स्वामी धनेश है, वो यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अभी हमने पराक्रमांश की बात की, अब ये सुखांश में आ गए। यदि यहां आकर के नवमांश चक्र में आपका धनेश बैठ गया हो तो आपको कहां से फायदा होगा। ये भूमि है, चौथा स्थान, जमीन जायदाद, नदियां, पानी, दूध, गाय, गौशाला, राजनीति में पब्लिक, जनता, इनके माध्यम से आपको सुख धन मिलेगा और मां के माध्यम से सुख धन मिलेगा। गोपालन इत्यादि से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि यहां बैठा हुआ लग्न का धन भाव का स्वामी सुखांश में होगा तो निश्चित ही बड़ा मकान, बड़ा रहन सहन, उच्च कोटि के मिलने वाले समर्थक, प्रिय जनता के साथ आपकी प्रियता बनी रहती है। तो आप ग्राम प्रधान, मुखिया, चेयरमैन, क्षेत्रीय नायक बन सकते हैं। अब मां के साथ तो आपको धन मिलता है मां के माध्यम से, अपनी कुंडली में देखिएगा। लेकिन ये होता कब है, जीवन के प्रथम चरण में नहीं होता, जीवन के द्वितीय चरण में होता है। चलिए, हम आपको पहले स्टाइल बता चुके थे, अब फिर बता देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका वित्तांश, नवमांश वित्तांश जो है वो चतुर्थांश में बैठा हुआ है, सुखांश में बैठा हुआ है, तो आपको लग्न से लेकर के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के अंक जोड़ लेने हैं। जैसे 6, 7, 13 हो गए, 13, 7, 21 हो गए, 21, 9, 30 हो गए। तो 13, 7, 21 साल के बाद जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार नहीं, नवमांश के अनुसार ठीक 21 साल बाद आपको धन मिलेगा मां के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से। और कहीं ना कहीं यह जो है पत्नी के कर्म का भाग है। 7वें घर से अगर हम चौथा घर देखें तो दसम पड़ता है और दसम भाव जीवन साथी का कर्म होता है। तो ऐसे में अपने जीवन साथी के माध्यम से आपको मकान, वाहन, भूमि, जनप्रियता, लोकप्रियता की प्राप्ति होगी। इस तरह से आपके वित्तांश की चर्चा हमने चतुर्थ घर तक आपको बताई। अब ये मेरा अपना एक लगाया हुआ नुस्खा है और इस पर मैं कायम हूं, इसका मैंने प्रतिफल देखा है, अनुभव के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हम वित्तांश को चतुर्थ घर तक अवस्था में आपको समझाए हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में वित्तांश पंचम, छठे, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश भाव तक देखेंगे। इस वीडियो को आप समझिए पहले, समझने के बाद आप मुझे अपने अनुभव शेयर करिए कि क्या ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है, प्रैक्टिकल दिया है, आपके जीवन में खरा उतरता है।
यदि हाँ, तो ज्योतिष को आप माने या ना माने, जीवन की सच्चाई तो आपके सामने निर्णय देगी ही। इस निर्णय को आप अपने कमेंट करके हमें बताइएगा। ये मेरा अपना निकाला हुआ एक सूत्र है, और इस सूत्र को आप कहां तक इससे सहमत हैं, मान्यता देते हैं, ये तो आप बताएंगे। विदा लेते हैं। 8 घर की चर्चा करेंगे अभी, वित्तांश की, लेकिन अगले वीडियो में। अगर इसमें करेंगे तो वीडियो बड़ा होगा और आपको समझने में मुश्किल आएगी। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।